गुड इवनिंग क्लास। मैं अजय सिंह, अवध कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रतियोगी छात्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कब? भारत में। कहाँ? भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करते हैं। जैसे पुर्तगाली हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं, डेनिश हैं, फ्रांसीसी हैं। मतलब इसका एक कोड बनता है PDAF। ऐसे सीधे सवाल पूछा जाता है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सीधे सवाल बनते हैं यहां से कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन की बात आती है तो कोई ये नई बात नहीं थी। सबसे पहले यूरोप से देखा जाता है, जो यूनानी लोग भारत में व्यापार करने के लिए आया करते थे। खास करके देखा गया कि यूरोपीय जो व्यापार करने के लिए आते थे उनमें देखा जाता है बीच की कड़ी में अरब व्यापारियों का स्वरूप होता था। इसलिए सदैव यूरोपीय कंपनियों की एक सोच रहती थी कि अरब व्यापारियों के अस्तित्व को कमजोर किया जाए और देखा जाए सीधे यूरोप का व्यापार एशियाई देशों से, अर्थात खास करके भारत से करने की रूपरेखा जो थी, व्यापार करने की रूपरेखा, उसको ठीक से बनाए रखने के लिए काम किया जाए। ये एक दौर चल रहा था। उसी समय देखा जाता है कि कुछ पॉइंट्स अलग से मैं बात करता हूं, जैसे कि भारत की खोज के लिए सबसे पहले देखा जाता है स्पेन का जो यात्री है कोलंबस, वो भारत की खोज के लिए 1492 ईस्वी में निकला। लेकिन वो भारत की खोज नहीं, वो कहाँ पहुँच गया? अमेरिका पहुँच गया। तो आपको ध्यान रखना है और कि स्पेन का जो यात्री था जिसका नाम था कोलंबस, उसने 1492 में देखा गया अमेरिका की खोज की। लेकिन वास्को डिगामा ने देखा जाता है जो प्रथम यूरोपीय कंपनी है जिसका नाम है पुर्तगाली, उससे पहले पुर्तगाली यात्री के रूप में, कंपनी को हम लोग साइड करके पुर्तगाली यात्री के रूप में जब बात करते हैं तब बात आती है किसकी? वास्को डिगामा की। वास्को डिगामा पूछा जाता है भारत कब आया, किस प्रकार पहुंचा, कैसे आया और किस उद्देश्य से आया, जिसका मूल उद्देश्य व्यापार था। इसी प्रकार देखा जाता है कि धीरे धीरे पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद एक डेनिश बीच में कैरेक्टर आता है, डेनिश कंपनी का नाम आता है कुछ समय के लिए। उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगाली, डच और उसके बाद फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया डच के बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। PDAF, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो कुछ हम नोट पॉइंट में इस साइड में देखने कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। नोट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाए कि अमेरिका की खोज, अमेरिका की जो खोज है 1492, कब? 1492। स्पेन के यात्री कोलंबस द्वारा। स्पेन के यात्री कौन है? कोलंबस। क्या नाम है भैया? कोलंबस। तो अमेरिका की खोज 1492 स्पेन के यात्री कोलंबस ने। ये ध्यान रखना है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पूर्व की बात है कि अमेरिका की खोज किसने की? तो आपको बताना होगा कोलंबस ने। आपको सीधे बताना होगा, अमेरिका की खोज पूछा जाएगा तो किसने की? कोलंबस। कब की है? 1492। ध्यान रखना, कब की है तो क्या आप बताएंगे? 1492। कहाँ का, किसकी खोज की बात करते हैं?
अमेरिका की बात करें, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? कोलंबस, स्पेन के। 1492 में स्पेन के यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ठीक है, इसी के साथ साथ देखा जाता है कि ये भारत की खोज के लिए लिखना था, लेकिन ये घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। वास्को डी गामा, बात आती है वास्को डी गामा, किसकी बात आती है? वास्को डी गामा। जो वास्को डी गामा है ये कहाँ का है? ये पुर्तगाली यात्री। कहाँ का है ये? पुर्तगाली यात्री है। बहुत आराम से समझना है दोस्तों। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री है। वास्को डी गामा जो पुर्तगाली यात्री है, इसने 1498 में भारत की खोज की। किसकी? भारत की खोज की। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री 1498 में भारत की खोज की। और अमेरिका की खोज की बात की जाएगी कि अमेरिका की खोज किसने की? तो 1492 में कोलंबस के द्वारा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कि कोलंबस के साथ साथ कुछ और नाम आते हैं जिसकी बात हम लोग करते हैं। कैप्टन, ब्रिटेन के कैप्टन कुक। कौन है? ब्रिटेन के कैप्टन कुक। ब्रिटेन के कैप्टन कुक, क्या नाम है? कैप्टन कुक। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। किसकी खोज की? ऑस्ट्रेलिया की खोज की। सीधे सवाल पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? सवाल क्या पूछा जाता है? ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने? तो ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तो 3 पॉइंट बनते हैं कि ब्रिटेन कैप्टन कुक, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? कैप्टन कुक ने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। और पूछा जाता है कि वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था, 1498 में किसकी? भारत की खोज की। आपको ये ध्यान रखना है, किसकी? भारत की। सन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कब? 1498। कब? 1498। किसकी खोज? भारत की खोज। कौन यात्री था ये? पुर्तगाली। नाम क्या था? वास्को डी गामा। उसी प्रकार आप देखते हैं कि ब्रिटेन के यात्री कैप्टन कुक हैं। क्या नाम है? कैप्टन कुक। ब्रिटेन के यात्री कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की खोज की। ये सवाल पूछे जाते हैं कि पुर्तगाली यात्री, तो आपको ध्यान रखना है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। किसकी खोज की थी? भारत की खोज की थी। तथा उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और कैप्टन कुक ने किसकी? कैप्टन कुक ने किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कैप्टन कुक ने हॉलैंड के तस्मान ने न्यूजीलैंड, हॉलैंड जो वर्तमान में न्यूजीलैंड कहते हैं, उसे नीदरलैंड कहते हैं, हॉलैंड के तस्मान, हॉलैंड के, ध्यान रखना है, हॉलैंड यात्री, वर्तमान में इसे नीदरलैंड कहते हैं, हॉलैंड यात्री, क्या नाम है? तस्मान। ध्यान रखना है, हॉलैंड यात्री तस्मान। हॉलैंड यात्री तस्मान ने न्यूजीलैंड की, किसकी? न्यूजीलैंड की खोज की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, न्यूजीलैंड की खोज की। अब देखो, आपको ब्रिटेन के कैप्टन, अब एक बार फिर से आते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन की बात करते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मत कहना कि अजय सर ने नहीं बताया, ये नहीं बताया। ध्यान रखना कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की जब बात आती है, उससे पहले देखा जाता है किन किन खोज कर, किन किन यात्रियों के द्वारा किन किन देशों की खोज की बात की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की खोज जब हुई, उससे पहले, अब उसके बाद देखा जाता है वास्को डी गामा,
ने भारत की खोज। तो जो ये कोलंबस था, क्या नाम था? जो कोलंबस था, ध्यान रखना, जो ये कोलंबस था स्पेन का रहने वाला था। अमेरिका की खोज 1492। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। भारत की खोज 1498। और ब्रिटेन के यात्री कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। यहाँ सन की इंपॉर्टेंस, यहीं पर इंपॉर्टेंस है, इसके सन का कोई मतलब नहीं, सिर्फ देखा जाता है, चीजें भूल जाएंगी, लेकिन ये दो चीजें याद रखना, बस इतना पूछ लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? कैप्टन कुक ने की थी। कैप्टन कुक कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। और हॉलैंड, ध्यान रखना है इस चीज को कि हॉलैंड यात्री, जिसे इस समय नीदरलैंड कहा जाता है, वहां के नाम था, जिसका नाम था तस्मान। तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की। किसकी खोज की थी? न्यूजीलैंड की खोज की थी। आपको इन चीजों को ध्यान में रख करके काम करना है कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संदर्भ में। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन हुआ, ये चार नाम, कोलंबस, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक और तस्मान, इन लोगों ने खोज की। और देखा जाता है इस खोज के माध्यम से यूरोपीय देशों का व्यापारिक दौर आरंभ होता है। भारत के संदर्भ में बात करते हैं, जैसे हमने जो बात कही थी कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो एक आपको कोड बनाना होगा कि पुर्तगाली, डच, आंग्ल और फ्रेंच। ये सवाल आता है, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में आप PDAF ऐसे भी आप इसको डिकोड करते हैं कि पुर्तगाली है, डच है और आंग्ल है और फ्रेंच है। कभी कभी सीधे सवाल आता है, निम्न में से क्रम बताइए पुर्तगाली कंपनियों के आगमन के संदर्भ में। तो आपको क्रम बताना है, पहले क्रम पर पुर्तगाली, दूसरे क्रम पर डच, तीसरे क्रम पर आंग्ल, चौथे पर फ्रेंच। एक सवाल ये बनता है। तो सवाल यहाँ पर कितने क्लियर हुए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप देखो कितने क्लियर हुए। अमेरिका की खोज कोलंबस, भारत की खोज वास्को डी गामा, और ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक, न्यूजीलैंड की खोज हॉलैंड, न्यूजीलैंड की खोज तस्मान कहाँ का था? हॉलैंड का था। कैप्टन कुक कहाँ था? कहाँ का? ब्रिटेन के थे। वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाली थे। और कोलंबस कहाँ के थे? अमेरिका के थे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है PDAF, पुर्तगाली, डच, आंग्ल और फ्रेंच। PDAF याद ध्यान रखना, जब भी सीक्वेंस पूछा जाएगा अब तुरंत पकड़ लेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। जैसे देखा जाता है, सबसे पहले नाम है पुर्तगालियों का। किसकी बात करते हैं? पुर्तगाली। जो पुर्तगाली है, ध्यान रखना, भारत में जो पुर्तगाली व्यापार के लिए जो आए, तो पुर्तगाल देखा जाता है, जो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, क्या बात करते हैं? पुर्तगाली यात्री वास्को, वास्को डी गामा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो है कब? 1498। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498। अरब सागर, ध्यान रखना, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में, कब? 1498। अरब सागर 1498 में भारत 1498 भारत पहुंचा। अब देखो, सवाल पूछा जाए भारत कब आया है, तो क्या बताएंगे? 1498 में। भारत कब आया है? 1498। क्वेश्चन एक बनता, हमें कुछ चीजें बनाना होगा। जैसे देखा जाता है, ये भारत की रूपरेखा थी, ये अरेबियन सी था आपका, कौन सा? अरब सागर। ये यहां पर आपको सबको पता है, ये अरब सागर है। कौन सा सागर? अरब सागर। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा। अरब सागर में देखा जाता है, ये ऊपर से ज्यादा ये देखा जाता है, ये यूरोप था। ये कौन सा एरिया था? यूरोप। और ये यूरोप था। और आप देखते हैं
इसको बोलेंगे हम अफ्रीका। कौन सा ये? अफ्रीका। और यहां पर आप सबको पता होना चाहिए कि ये वाला एरिया जो है आपका भूमध्य सागर है। कौन सा ये है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। अब देखो, यूरोप, अफ्रीका और ये यहां पर आप देखते हैं, यहां पर भारत। ठीक। हुआ क्या कि वास्को डी गामा ऊपर से धीरे धीरे यहां से आते हुए यहां वो भटक रहा था और उसके बाद घूमते घूमते यहां पर वो भटक रहा था, इन क्षेत्रों में वो भटक रहा था। यहां पर देखा गया कि अब्दुल मजीद जो गुजराती नाविक था, अब्दुल मजीद की सहायता से, गुजराती नाविक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत पहुंचा। तो वास्को डी गामा ये देखा गया कि यहाँ से भटक रहा था, यहाँ पर घूम घूम के, पर कहीं उसको कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन अंततः क्या हुआ, इस जोन में जब वो देखा गया कि यहाँ पर वो घूम रहा था इस क्षेत्र में, तब यहाँ पर उसे एक गुजराती नाविक मिला जिसका नाम था अब्दुल मजीद। तो गुजराती नाविक अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट, जो केरल में पड़ता है, कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पर कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्षेत्र में ये वाला जो एरिया आपका है, ये वाला, ये इसको ध्यान रखना है। ये क्या है? केरल। ये क्या है भैया? केरल है। यहाँ पे ये कौन सा राज्य है भारत का? केरल है। केरल में यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है, वो बंदरगाह है, यहाँ पर इसको जगह पड़ती है, इसका नाम क्या है? कालीकट। क्या नाम है? कालीकट। कालीकट का राजा जमोरिन है। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा। गुजराती नाविक, किसकी बात करते हैं? गुजराती नाविक अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट, कौन सी जगह? कालीकट बंदरगाह। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 भारत पहुंचा। गुजराती नाविक अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट बंदरगाह। प्रश्न बनता है, कालीकट बंदरगाह कहाँ है? तो क्या बताएंगे? केरल। कहाँ है? केरल। नोट पॉइंट में देंगे, यहीं पर एक और पॉइंट देंगे कि कालीकट के हिंदू राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। कालीकट कौन सी जगह है? कालीकट के हिंदू राजा, कालीकट के हिंदू राजा जमोरिन, नाम याद रखना, कालीकट के हिंदू राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अब देखो, सीधे सवाल आपको कैसे बनाना है। यूरोप का यात्री था, वहां से चला मेडिटेरियन भूमध्य सागर होते हुए यहां पर ये पहुंचा। अरब सागर में वो घूम रहा था। उसी समय गुजरात के नाविक अब्दुल मजीद, क्या नाम था? अब्दुल मजीद। कौन है ये? गुजराती नाविक। कुल मिला के गुजराती पथ प्रदर्शक भी इसको बोला गया है कि किस पथ प्रदर्शक? पथ मतलब रास्ता, प्रदर्शक मतलब बताने वाला। पथ प्रदर्शक जो गाइड होता है, वो देखा गया कि पथ प्रदर्शक जो था, उसको बताने वाला जो एक गाइड था, उसकी सहायता से कालीकट बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह? कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह कहाँ है?
केरल में। कहाँ है? केरल में। तो कालीकट के हिंदू राजा, कालीकट के कौन से राजा हैं? मुस्लिम है कि हिंदू हैं? सीधे हिंदू राजा। कौन? जमोरिन। कौन है? जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो आपको ध्यान रखना है कि गुजराती नाविक अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट बंदरगाह जो केरल में है, वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 ईस्वी में वहां पहुंचा। तो सवाल बनता है कि सबसे पहले यूरोपीय यात्री कौन भारत आया? पुर्तगाली। कब आया? 1498 में। किसकी सहायता से आया? गुजराती नाविक अब्दुल मजीद की सहायता से। किस सागर में भटक रहा था? अरब सागर में भटक रहा था वो। कहां सबसे पहले पहुंचा? कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह कहां है? केरल में है। कालीकट बंदरगाह जो कालीकट है, कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन। वो हिंदू था, सिख था, ईसाई था कि मुस्लिम था? तो आप बताएंगे हिंदू राजा था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अब वास्को डी गामा केरल में जब आया तो उसका मूल उद्देश्य क्या था? व्यापार। तो व्यापार करने के लिए खास करके उसने मसालों का व्यापार किया। किसका व्यापार किया था? मसालों का व्यापार, जिसमें उसने काली मिर्च जैसा जो मसाला था उसको देखा गया कि वो मसाला जिसकी आवश्यकता ब्रिटेन में होती थी, क्योंकि शीत का दौर वहां होता है, जब देखा जाता कि वहां पर अनाज की कमी हुआ करती थी, इसलिए मांस के भंडारण में, किसकी बात करते हैं कि मांस के भंडारण में, मांस को रिजर्व रखने के लिए मसालों की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए उसने देखा कालीकट को वहां पर ब्लैक गोल्ड बोला जाता था। क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड, मतलब काला सोना उसको लोग बोलते, गोल्ड बोलते थे। ठीक है, तो ये हिसाब देखा जाता है, उसकी इतनी आवश्यकता थी और उस मसाले को, जो काली मिर्च थी, वो जाती थी यूरोप में और मसालों को स्टोर करने में, देखा कि मांस को स्टोर करने में उसकी मुख्य भूमिका होती थी। तो मांस के भंडारण के लिए अनाज की कमी के कारण मांस को लोग रिजर्व करते थे मसालों की सपोर्ट से, इसलिए मसाले की आवश्यकता यूरोप में बहुत अधिक होती थी। और भारत में, जहां पर दक्षिण भारत में केरल वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर मसाले बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए यहाँ से मसाले ऊपर ले जाते थे और वहाँ पर क्या करते थे? उनका प्रयोग, उनके व्यापार करते थे। क्या पहले नहीं काली मिर्च वहाँ जाती थी? इसीलिए आप देखते हैं कि पहले क्या है, अरब व्यापारी थे। पहले कौन व्यापारी थे? अरब व्यापारियों के माध्यम से यूरोप जाती थी। इसलिए वास्को डी गामा ने सोचा कि जब बीच में जो बिचौलिए का काम करते हैं अरब के व्यापारी, इनको ये जो ना हो, तो हो सकता है कि हम लोग डायरेक्ट व्यापार यहाँ से यूरोप ले जाएंगे तो बहुत महंगा मिला, मतलब देखा जाए महंगा बिकेगा। इसलिए वास्को डी गामा ने, जब भारत में पहली बार देखा जाता है, जब व्यापार करने के बाद कुछ समय के बाद जो पुर्तगाल गया, तो वहां पर अपने मूलधन का 60 गुना व्यापारिक लाभ कमाया। सवाल पूछा जाता है अपने मूलधन का कितने गुना व्यापारिक लाभ कमाया था वास्को डी गामा ने? तो ध्यान रखना 60 गुना। और उसके बाद में देखा जाता है कि व्यापारिक लाभ 60 गुना कमाया। तो आगे आप बढ़ते हैं, देखते हैं। वास्को डी गामा ने 60 गुना व्यापारिक लाभ कमाया। व्यापारिक लाभ, वास्को डी गामा ने 60 गुना व्यापारिक लाभ कमाया। सीधे सवाल पूछा जाता है कि व्यापारिक लाभ कितने गुना कमाया था? 60 गुना। ध्यान रखना, जब वास्को डी गामा, अब बात समझने की, यहां जब वास्को डी गामा जब पुर्तगाल गया तो वहां पर एक हवा बन गई कि यूरोप की, पुर्तगाल से इस व्यक्ति के द्वारा वहां पर जाने के बाद इतना पैसा लेकर के आया है। तो वहां पर पुर्तगाली जो गवर्नमेंट थी, पुर्तगाली जो सम्राट थे, उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा भारत को कि जाइए देखिएगा यहाँ पर कैसा व्यापारिक लाभ लोगों को मिल रहा है, जिससे लोग देखा जाता है यहाँ पर आते हैं। तो उस प्रतिनिधि मंडल के अंतर्गत देखा जाता है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, द्वितीय पुर्तगाली यात्री। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री था, वो आया।
उसने यहाँ का पूरा फीडबैक लेकर के वापस गया और वापस जाने के बाद सम्राट से पूरी बात कही। उसके बाद सम्राट ने वहां पर देखा गया कि एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम था इस्तादो द इंडिया। तो इस्तादो द इंडिया नामक जो देखा जाता पुर्तगाली कंपनी गठित होती है, उसके माध्यम से भारत की ओर व्यापारिक कंपनी के रूप में पुर्तगालियों का आगमन आरंभ हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि वास्को डी गामा ने 60 गुना, कितने गुना? 60 गुना व्यापारिक लाभ का है। वास्को डी गामा ने मसालों का, किसका? मसालों का व्यापार किया। मसालों का व्यापार किया। किसका व्यापार किया था? तो आपको बताना होगा मसालों का। किसका व्यापार किया? मसालों में मूलतः, ध्यान रखना है, मसालों में मूलतः काली मिर्च का, किसका? काली मिर्च का व्यापार। काली मिर्च का व्यापार। काली मिर्च, इस साइड में एक पॉइंट देंगे, काली मिर्च यूरोप में मांस भंडारण, यूरोप में मांस का भंडारण, मांस के भंडारण में मुख्य भूमिका होती थी। मुख्य भूमिका होती थी। अब देखो क्यों, कभी एक बार सवाल आया है बड़े एग्जाम में कि मसालों की क्यों भूमिका थी, कि मसाला वहां पर इतना क्यों महंगा था। काली मिर्च जो है, ध्यान रखना है इसको, कि काली मिर्च जो है यूरोप में, जो काली मिर्च है वो यूरोप में, मांस, किसकी बात करते हैं? मांस की बात करते हैं। मांस को भंडारण, मतलब रिजर्व, संरक्षण करने के लिए मुख्य भूमिका होती थी। मांस के संरक्षण, मांस के भंडारण में मुख्य भूमिका होती थी। उसको उसमें देखा था मिक्स करके रखते थे, वो इसलिए देखा जाता है कोई इन्फेक्शन नहीं होता था, मतलब खराब नहीं होता था, अनाज की कमी होती थी, इसलिए वो लोग उसको देखा जाता ज़्यादा। और मांस के भंडारण के साथ साथ मांस के प्रयोग में खाने भी मसालों की बहुत उपयोगिता रहती है, इसलिए देखा जाता है यहाँ पर मसालों की इतनी बड़ी उपयोगिता के कारण वास्को डी गामा 60 गुना। तो वास्को डी गामा, ध्यान रखना है, कितने गुना? 60 गुना व्यापारिक लाभ लिया। ये सवाल बनता है, कितने गुना? 60। मसालों का व्यापार किया। मसालों में मूलतः किसका था? ये काली मिर्च का। तो वास्को डी गामा ने व्यापारिक मुद्दे पे बात करेंगे, अपने मूलधन का 60 गुना व्यापारिक लाभ कमाया, जो देखा जाता है कि एक बहुत बड़ी रकम के रूप में वो वापस गया। कहां? यूरोप। यूरोप का कौन सा देश है? पुर्तगाल। आगे देखते हैं। द्वितीय पुर्तगाली यात्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय, ध्यान रखना इसको, कौन सा है? द्वितीय। सीधे सवाल पूछा जाता है, द्वितीय पुर्तगाली यात्री। द्वितीय पुर्तगाली यात्री। द्वितीय पुर्तगाली यात्री बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। द्वितीय पुर्तगाली यात्री फ्रांस, देखा जाता है कि पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल। पेड्रो, क्या नाम है? पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल। द्वितीय पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल ने भारत की यात्रा की। भारत की यात्रा की। अब देखो सवाल, सीधे सवाल पूछा जाता है कि द्वितीय पुर्तगाली यात्री, जब द्वितीय पुर्तगाली यात्री की बात करते हैं उसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल। क्या नाम है? पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल ने भारत की यात्रा की। द्वितीय पुर्तगाली यात्री। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि द्वितीय पुर्तगाली यात्री कौन है, तो क्या बताएंगे? बोलो, पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल। लॉक कर दीजिएगा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल द्वितीय पुर्तगाली यात्री है जो भारत आया। आगे देखते हैं वास्को डी गामा। फिर एक सवाल बनता है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1500 कब? 1502 ईस्वी में पुनः भारत की यात्रा की। अब भैया एक बार मुंह में खून लग गया ना इनके,
कि मतलब 60 गुना व्यापारिक लाभ लेके गए थे, अब उनको लगा कि चलो भाई फिर चलते हैं वहीं, यहाँ कुछ नहीं, वहीं से हम लोग व्यापार करते हैं। तो वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में पुनः भारत की यात्रा की, भारत की यात्रा की, भारत की यात्रा की। अब यहां पर सवाल कैसे बनता है, आपको ये पकड़ना होगा। यहां सवाल ये बनता है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया, कब आया? 1502 में पुनः भारत की यात्रा की। तो प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, द्वितीय पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल, और दूसरी बार देखा जाता वास्को डी गामा कब आया था, तो आपको बताना होगा दूसरी बार जो देखा गया कि वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में। आगे आप देखते हैं कि अब पुर्तगाली सम्राट जो है देखा है पॉप अलेक्जेंडर, पॉप अलेक्जेंडर जो 6 हैं, पॉप अलेक्जेंडर 6 के द्वारा देखा जाता है एक अधिकार पत्र के रूप में, मतलब एक कंपनी के रूप में स्टेबल करके भारत की ओर रवाना किया कि जाइए देखिएगा भारत में आप लोग व्यापार करिए। सवाल पूछा जाता है कि पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? एस्तादो दा इंडिया। तो ध्यान रखना है कि पुर्तगाली कंपनी एस्तादो दा इंडिया, एस्तादो, एक सेकेंड, एस्तादो दा इंडिया, एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया नामक पुर्तगाली कंपनी का गठन हुआ, पुर्तगाली कंपनी का गठन हुआ। सीधे सवाल पूछा जाता है कि पुर्तगाली जो कंपनी थी उसका नाम क्या था, तो आपको बताना होगा पुर्तगाली कंपनी एस्तादो दा इंडिया। क्या नाम था? एस्तादो दा इंडिया कंपनी की स्थापना की, जो वास्तव में पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा कुछ समय पहले डिजाइन की गई थी, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं, आपको उससे कोई कभी नहीं सवाल पूछा जाता है, पोप अलेक्जेंडर 6 की बात कभी नहीं की जाती लोग। तो आपको ये एस्तादो इंडिया नामक पुर्तगाली कंपनी का गठन हुआ। तो एस्तादो इंडिया पुर्तगाली जो कंपनी थी इसके माध्यम से पुर्तगाली कंपनी का गठन हुआ। एस्तादो द इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में ध्यान रखना है, भारत में व्यापार की दृष्टिकोण से एस्तादो द इंडिया नामक पुर्तगाली कंपनी का गठन, कंपनी एस्तादो द इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में व्यापार की रूपरेखा तय हुई, व्यापार की रूपरेखा तय हुई। तो आपको बस इतना यहां पर सवाल ध्यान रखना है कि पुर्तगाली कंपनी का नाम था, बस कुछ नहीं आगे, बस इतना आपको इस पे काम करना है कि पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था, तो एस्तादो दा इंडिया। क्या नाम था? एस्तादो दा इंडिया नाम पुर्तगाली कंपनी का गठन, और कंपनी के द्वारा भारत में व्यापार की रूपरेखा तय की गई। क्लियर है? अब जब कंपनी गठन हुई तो कंपनी के अंतर्गत आप देखते हैं तो उसको देखा जाता है गवर्नर की जरूरत होती है। तो आगे आप देखते हैं प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, आगे क्या देखेंगे कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की हम लोग जब बात करते हैं, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। क्या नाम है? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। टाइम पीरियड पूछा जाता है 1505 से 1509। किसकी बात करते हैं? 1505 से 1509, 1505 से 1509। सीधे सवाल पूछा है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, तो क्या बताएंगे? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की जब बात आती है तो क्या बताएंगे? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। किसकी बात करते हैं? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की बात करते हैं।
और जो अल्मीड़ा है वो 1505 से 1509 तक पुर्तगाली कंपनी का भारत में गवर्नर के रूप में काम किया। इसके बारे में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, कौन सी? ब्लू वाटर पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको बोला जाता है शांत जल की नीति। क्या? शांत जल की नीति, इसको बोला जाता है शांत जल की नीति। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक किसे कहा जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। किसको कहा जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति, किसे कहा जाता है? तो आपके ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति को लागू करने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। क्लियर है? तो इसके साथ साथ देखा जाता है कि कॉर्टेज, यहां पर एक नाम आता है कॉर्टेज। शांत जल की नीति मतलब इनकी इतनी नेवी, इतनी नौसेना सख्त थी कि इनके बिना परमिशन के कोई भी जहाज भारत की ओर व्यापार करने की हिमाकत नहीं करता था। तो कॉर्टेज, आपको ध्यान रखना है, एक शब्द आता है कॉर्टेज। कॉर्टेज, कॉर्टेज क्या था? कॉर्टेज देखा जाता है एक परमिट। क्या था? एक परमिट था, एक परमिट था। कॉर्टेज क्या था? एक परमिट था जो सामुद्रिक जो देखा जाता है समुद्र में, यस देखा, कॉर्टेज एक परमिट था जो सामुद्रिक व्यापार के लिए पुर्तगालियों से आदेश लेना पड़ता था, तो आपको कॉमन सेंस यहां पर लगाना है। कॉर्टेज क्या है? कॉर्टेज एक परमिट है, कॉर्टेज क्या है? कॉर्टेज एक परमिट था जो सामुद्रिक व्यापार, समुद्र के माध्यम से जो जहाज निकलते के लिए पुर्तगालियों से आदेश लेना पड़ता है। बताया जाता है कि इसको स्वयं कॉर्टेज की जब बात आती, स्वयं अकबर को कॉर्टेज लेना पड़ा था। एक बार सीधे सवाल पूछा जाता है, ये जो पुर्तगाली यात्रियों का एक दौर जो अकबर को भी देखा जाता कॉर्टेज लेना पड़ा था कि इतनी इनकी सख्त व्यवस्था थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक आपसे पूछा जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। कंपनी का नाम पूछा जाए तो पुर्तगाली, गवर्नर का नाम पूछा जाए तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। कॉर्टेज क्या था? एक परमिट था। क्या था? एक परमिट था। आपको ये सब चीजें याद रखना है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, एक नाम आता है बहुत इंपॉर्टेंट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये पुर्तगाली, अल्फांसो डी अल्बुकर्क का जो टाइम पीरियड है 1509 से 1515, ये टाइम पीरियड याद रखना। वो 1505 से 1509 था, ये 1509 से 1515 है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर। ये कौन है? तो आपको बताना होगा द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर। ये कौन है? ये है द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर। आपको ये भी ध्यान रखना है। पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये भी एक पॉइंट बना है कि पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक। आज से पूछा जाए पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तीसरा सवाल पूछा है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने
ध्यान रखना है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया। ठीक है, उस समय देखा जाता है गोवा में, जो गोवा था वो एक देखा जाता, सबको पता है कोस्टल एरिया है और जो व्यापार के लिए बड़ी उम्मीद है। तो पुर्तगालियों का सीधे सवाल पूछा जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने देखा जाता है 1510 में गोवा पर कब्जा किया। किस पर कब्जा किया? गोवा पर कब्जा। यूसुफ आदिल शाह कौन है? गोवा के जो नवाब हैं यूसुफ। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से, यूसुफ कौन है? यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह से 1500, ध्यान रखना है 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया। गोवा छीन लिया, गोवा छीन लिया। सीधे सवाल पूछा जाता है कि पुर्तगालियों का गोवा पर कब से कब्जा रहा? 1510, कब से? गोवा से छीन लिए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया, गोवा को छीन लिया। सवाल पूछा जाए गोवा जब पुर्तगालियों को, जो गोवा पर कब्जा हुआ उस समय पुर्तगाली देखा जाता, गोवा पर जब पुर्तगालियों ने कब्जा किया उस समय गोवा पर अधिकार किसका था? यूसुफ आदिल शाह का था। किसका था? तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा पर कब्जा कर लिया। कब? 1510 में। 1510 के बाद सीधे 1561 तक गोवा पर पुर्तगालियों को शासन रहता। तो एक नोट पॉइंट देंगे कि 1510 से देखा जाता है 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के अधिकार में रहा। किसके अधिकार में रहा? पुर्तगालियों के अधिकार में रहा, के अधिकार में रहा। अब देखो, सीधे आपको यहां पर सवाल बनाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1510 से 1961, कब? 1510 से 1961 तक गोवा, कौन सा? गोवा पुर्तगालियों के अधिकार में रहा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया। 1510 से 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों के अधिकार में रहा। इतना ध्यान रखना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर कौन था या वायसराय कौन था? तो आप बताएंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब से कब तक इनका टाइम रहा? तो आप बताएंगे, इनका पूछा जाता है टाइम कब से कब तक रहा, तो क्या बताएंगे? 1509 से 1515। द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर कौन है? ये द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर कौन? आपको ध्यान रखना है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगालीज जो देखा जाए पोर्टुगीज कंपनीज थी, उसका असली जो संस्थापक है वो पूछा जाता है कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर है, पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक है। यूसुफ आदिल शाह 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया, अर्थात गोवा पर अधिकार कर लिया, और 1510 से 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र। एक सवाल स्लिप हुआ है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। सीधे सवाल पूछा जाता है कि पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई प्रथम फैक्ट्री। ठीक, आगे हम लोग बताएंगे। पुर्तगालियों के द्वारा
पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री। अच्छा, फैक्ट्री को आपको ध्यान रखना है, प्रथम फैक्ट्री या प्रथम कारखाना कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, या प्रथम कोठी, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथम कारखाना, प्रथम फैक्ट्री या प्रथम कोठी, ये ज़्यादा सवाल आता है। प्रथम कोठी पूछी जाएगी तो आप बताएंगे कोचीन। कौन सी जगह थी? कोचीन। कोचीन तो क्या है, आपको ध्यान रखना है, पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित प्रथम कोठी का नाम क्या है? पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित प्रथम कोठी कोचीन। और कोचीन है कहाँ? केरल। और यही आगे कोचीन को आगे जब देखा जाता है कि राजधानी परिवर्तन की जब बात आती है, तो पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी को कोचीन से कहाँ ले गए थे? गोवा। कहाँ ले गए थे? गोवा ले गए थे। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि पुर्तगालियों ने अल्बुकर्क के कुछ काम है, ध्यान रखना है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसके कुछ काम लिख लीजिएगा। ध्यान रखना है कि सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा, सवाल पूछा जाता है कौन सा पुर्तगाली गवर्नर है जिसने सती प्रथा का विरोध किया? सती प्रथा का विरोध किया। कौन सा पुर्तगाली गवर्नर है जिसके शासन में देखा जाता है कि उसके अधिकार वाले क्षेत्र में देखा जाता कुरीति थी, सामाजिक कुरीति थी, उसका विरोध किया गया। क्या नाम था? सती प्रथा का विरोध। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं से विवाह करने की छूट दी पुर्तगालियों को। किसको? पुर्तगालियों को। ध्यान रखना इस चीज को। सवाल पूछा जाए कौन सा पुर्तगाली गवर्नर है जिसने भारतीय महिलाओं से विवाह करने की छूट दी? भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए किसने पुर्तगालियों को आदेशित किया और आकर्षित किया कि आप लोग भारतीय महिलाओं से विवाह कर सकते हैं? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क सती प्रथा का विरोध किया। किसका किया? सती प्रथा का विरोध किया। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारतीय महिलाओं से विवाह करने की छूट दी पुर्तगालियों को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सती प्रथा जैसी एक कुरीति का इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय अल्फांसो डी अल्बुकर्क का समकालीन था। सवाल पूछा जाता है कि भटकल एक जगह पड़ती है, वहाँ पर देखा जाता है कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हुई थी कि पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी थी। विजयनगर शासक, आगे देखते हैं कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने भटकल में, जगह पड़ती है भटकल में विजयनगर साम्राज्य का शासक है। ये ध्यान रखना है, विजयनगर साम्राज्य का इतना प्रभावी शासक है जिसके लिए देखा जाता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि बहुत प्रभावी है। तो कृष्णदेव राय ने भटकल में पुर्तगालियों को कोठी बनाने की छूट दी, कोठी बनाने की इजाजत दी। आपसे पूछा जाता है सवाल कि किस विजयनगर के शासक ने भटकल नामक, किस विजयनगर के शासक ने पुर्तगाली कंपनियों को
कोठी बनाने की छूट दी। तो आप देख रहे हैं कृष्णदेव राय, क्या नाम है, केडी राय, इनको केडी राय बोलते हैं। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय ने भटकल, जगह पड़ती कौन सी, भटकल में, पुर्तगालियों को कोठी बनाने की इजाजत दी। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य का शासक था। और विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश से बिलोंग करते थे। किस वंश से बिलोंग करते थे, तुलु वंश से। तो कृष्णदेव राय ने भटकल में पुर्तगालियों को कोठी बनाने की इजाजत दी। एक सवाल ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से देखते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक पुर्तगाली गवर्नर रहा, जो द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर के रूप में जाना गया। देखा जाता है पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्लियर है। इन्होंने सबसे बड़ा काम यह किया कि देखा गया है कि सती प्रथा का विरोध किया, जो एक सामाजिक कुरीति थी। इसके साथ साथ इन्होंने देखा गया कि यूसुफ आदिल शाह, जो उस समय देखा जाता है गोवा उनके अधिकार में था, यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर और यूसुफ आदिल शाह का जो गोवा था उस पर अधिकार कर लिया। कौन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके साथ साथ आप देखते हैं भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए पुर्तगालियों को इजाजत दी और भटकल में विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय से कोठी स्थापित करने की इजाजत मांगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की जब बात करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स देखना है। कृष्णदेव राय ने भटकल में पुर्तगालियों को कोठी बनाने की इजाजत दी। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का शासक था और कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। पॉइंट लिख लेना, तुलु वंश से। किस वंश से, तुलु वंश से संबंधित। आप सोच रहे हैं तो सर टॉपिक हिस्ट्री का है, लेकिन बात आती है कि जब कृष्णदेव राय की तो उन्होंने पुर्तगालियों को भटकल में कंपनी स्थापित कर, कोठी स्थापित करने के लिए इजाजत दी। सवाल पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है, तुलु वंश से। कौन सा, तुलु वंश। किस साम्राज्य की बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है। भटकल में पुर्तगालियों को कोठी बनाने की इजाजत थी। आगे देखते हैं। तो पहले देखा गया कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिन्हें कॉर्टेज और ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। दूसरे पुर्तगाली गवर्नर कौन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिन्हें पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है और गोवा पर 1510 ईस्वी में कब्जा किया यूसुफ आदिल शाह जी। क्लियर है। कई बार इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग इसको पकड़ लें, है ना। तो आगे आप देखते हैं नीनो डी कुनहा। क्या नाम है, नीनो डी कुनहा। नीनो डी कुनहा, नीनो डी कुन्हा। ये देखा जाता है इनका पुर्तगाली गवर्नर है, पुर्तगाली गवर्नर। इनका टाइम पीरियड ध्यान दीजिएगा कि ये जो है नीनो डी कुन्हा जो है 1529 से 1538। कब, 1529 से 1538। ये बहुत बीच में जो गवर्नर रहे उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा, ये गवर्नर बहुत पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, इन्होंने पहला काम किया कि गोवा की जो देखा जाता राजधानी कोचीन थी, देखा जाता है जो पुर्तगाली कंपनी की जो देखा जाता कोठी कोचीन थी, उसको स्थानांतरित करके गोवा ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, गोवा ले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट की बात, तो नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगाली राजधानी
कोचीन, पुर्तगाली राजधानी क्या नाम है? कोचीन। पुर्तगाली राजधानी कोचीन को गोवा स्थानांतरित किया, गोवा स्थानांतरित किया, स्थानांतरित किया। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि नीनो डी कुन्हा जो हैं पुर्तगाली गवर्नर हैं, इनका टाइम पीरियड 1529 से 1538 है। नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगाली राजधानी कोचीन को गोवा स्थानांतरित किया। कहां से कहां ले गए? कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर गए थे। और इन्हीं के समय, नीनो डी कुन्हा के समय देखा गया है कि शाहजहां ने भी बहुत एक ऐसा काम किया कि शाहजहां ने पुर्तगालियों को भी पराजित किया था। ठीक है, लेकिन वो सब वहाँ से सवाल, वो जब आप मेडुअल हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पर इन सब के बारे में आप जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम लोग डीप में जाएंगे नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। आगे आप देखते हैं बहुत सारे यहाँ से सवाल बनते हैं, इन कोई उसका मतलब नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। पुर्तगाली राजकुमारी, एक सवाल पूछा जाता है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा, पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा, कैथरीन ब्रेगांजा, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह 1561 ईस्वी में, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह 1561 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय। अब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह 1561 ईस्वी, कब भैया? 1561 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से तय हुआ, चार्ल्स द्वितीय से हुआ। अब देखो, पुर्तगाली राजकुमारी की जब बात करते हैं, ये इस इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगाली राजकुमारी नाम क्या था? कैथरीन ब्रेगांजा। और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। तो कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह 1561 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ। अब देखा गया कि इसी दौर में एक दौर चल रहा था, उसी समय देखा जाता है जब ब्रिटिश राजकुमार के साथ देखा जाता विवाह हो गया, इसलिए पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज स्वरूप 1568 ईस्वी में देखा जाता। 1568 ईस्वी में आगे आप देखते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात आएगी, लेकिन करेक्शन करना होगा थोड़ा, सॉरी, एक करेक्शन करना होगा थोड़ा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की तो अभी दौर नहीं है। 1661 पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ, जिसके तहत उपहार स्वरूप बम्बई को दहेज में दिया, बम्बई को दहेज में दिया। ठीक है, तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ, जिसके तहत उपहार स्वरूप बम्बई को दहेज में दिया। ठीक है, अब इसमें हमें पकड़ना क्या है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं कि किस पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह, किस पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह
नाम पूछा जाता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा। कब हुआ? 1661। ध्यान रखना, विवाह कब हुआ? 1661। कहां के राजकुमार? ब्रिटिश राजकुमार। नाम क्या था? चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ, जिसके तहत उपहार स्वरूप, उपहार स्वरूप क्योंकि हम लोग दहेज का प्रयोग करते हैं, उपहार स्वरूप बंबई को दहेज में दिया। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं कि ब्रिटिश राजकुमार, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर था, ब्रिटिश राजकुमार, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 1668 ईस्वी में, कब? 1600, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने, ध्यान रखना है, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 1668 ईस्वी में 10 पाउंड, कितने पाउंड? 10 पाउंड, भैया ध्यान रखना है, 10 पाउंड वार्षिक, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। किसकी बात करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। अब देखो, तो ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 1668 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। सवाल पूछा जाता है कितने पाउंड वार्षिक किराया था? 10 पाउंड। कब दिया? 1668 में। किस कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने? ब्रिटिश राजकुमार। कौन? चार्ल्स द्वितीय। तो चार्ल्स द्वितीय को ये बंबई कैसे मिली? कैथरीन, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा से 1661 ईस्वी में जब विवाह किया था, उसके देखा था फलस्वरूप उन्हें बंबई दहेज में मिला था। और उसके बाद लगभग देखा जाता 7-8 साल के बाद, 7 साल के बाद उन्होंने कंपनी, अपने देश की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। क्लियर है? तो एक बार फिर से आते हैं, यूरोपीय कंपनियों के जब आगमन की बात आती है तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद डेनिश और उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब फ्रांसीसी। डेनिश का कॉन्सेप्ट एकदम नाम मात्र, डेन या डेनिश का कॉन्सेप्ट एकदम नाम मात्र का रहता है, लेकिन इसलिए आपको एक कोड बनाना होगा PDAF, पुर्तगाली, डच, आंग्ल और फ्रेंच। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले आप देखिए यूरोप के लोग आते थे, खास करके यूरोप में यूनानियों का आगमन बहुत पहले से था, लेकिन वो तरीका अलग था। उसके बाद में देखा जाता है एक दौर स्टार्ट हुआ जब एक नाम आता है अल इदरीसी करके, उन्होंने एक नक्शा बनाया था। उस नक्शे को फॉलो करते हुए लोग जब पूरब की ओर यात्रा पर निकले थे, उस समय यात्रा के दौरान सबसे पहले भारत की खोज के लिए कोलंबस निकला। लेकिन कोलंबस के साथ दुर्भाग्य रहा कि कोलंबस 1492 में स्पेन का निवासी था कोलंबस, और 1492 में जब वहां से निकला तब उसके बाद उन्हें भारत की खोज ना करके किसकी खोज कर ली थी? अमेरिका की खोज कर ली थी। और वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज कर ली थी। और देखा जाता है कि कैप्टन कुक जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज कर ली। और देखा जाता है कि नीदरलैंड जो हॉलैंड बोला जाता था, हॉलैंड के तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कर ली। इसके बाद जब पुर्तगाली कंपनियों के रूप में भारत का आगमन हुआ तो उसमें सबसे पहले आप देखते हैं पुर्तगाली व्यक्ति की प्रॉपर बात आती है। तो पुर्तगाली जो व्यक्ति है उसका नाम था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा पूरब की ओर व्यापार करने के लिए जब भारत की ओर निकला,
पूरब के व्यापार करने के लिए था। वो अरब सागर में घूम रहा था, भटक रहा था। उसी समय गुजराती नाविक अब्दुल मजीद की सहायता से वो कालीकट बंदरगाह पहुंचा और कालीकट बंदरगाह पर जमूरी नामक व्यक्ति के द्वारा इसका स्वागत किया गया और अपने व्यापार का 60 गुना लाभ लेकर ये पुनः वापस गया। और जैसे वो वापस जाता तो वहां पर एक हड़कंप मच जाता है कि ये इतना काली मिर्च का व्यापार, जिसे वहां पर ब्लैक गोल्ड कहा जाता था और वो मसालों के संरक्षण में काम आता था, इसलिए देखा गया कि वहां पर कि पुर्तगाली जो सम्राट हैं उनका एक प्रतिनिधि के रूप में पेड्रो एल्वारेज कैब्रॉल नामक द्वितीय पुर्तगाली यात्री भारत आया, जिसने बात को सही साबित किया और उसके बाद एक कंपनी गठित होती जिसका नाम था एस्तादो दा इंडिया। तो एस्तादो दा इंडिया कंपनी के द्वारा देखा जाए प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आते हैं और उन्होंने देखा जाता है इतनी उनकी नौशक्ति या सेना उनकी इतनी मजबूत थी, नेवी इतनी मजबूत थी, पूरे सामुद्रिक क्षेत्र पर उनका देखा जाता अधिकार था, इसलिए उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की रूपरेखा तय की। तो सवाल पूछा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे किसको? बोलो। तो आपको ध्यान रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है। कॉर्टेज एक परमिट होता, जो आगे आप देखते हैं कॉर्टेज जैसी परंपरा, अकबर को भी कॉर्टेज लेना पड़ा था जब वो कैम्बे की खाड़ी में पहली बार समुद्र को देखा था जाकर के गुजरात में व्यापार करने के लिए। आपको ये भी ध्यान रखना है, कॉर्टेज एक परमिट होता था। और द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसे वास्तविक पुर्तगालियों का संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया यूसुफ आदिल शाह से छीन करके, और 1510 से 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा रहता है। बहुत बड़ी बात थी। और इसने भारत में एक कुरीति उस समय थी, जो सामाजिक कुरीति सती प्रथा का विरोध किया। इसके साथ साथ इन्होंने पुर्तगालियों को आकर्षित किया भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए। और विजयनगर साम्राज्य के शासक तुलु वंश के शासक, प्रभावी शासक, प्रतापी शासक कृष्णदेव राय से भटकल में कोठी बनाने की इजाजत ले ली। ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि यहां पर एक सवाल और बनता है, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री या प्रथम कोठी कहां स्थापित थी? कोचीन। नीनो डी कुन्हा, जो आगे देखे जाते हैं अगले पुर्तगाली गवर्नर बनते हैं, उन्होंने सबसे पहला काम किया, कोचीन जो राजधानी हुआ करती थी उसे गोवा स्थानांतरित कर दिया। और आगे आप देखते हैं 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से तय हुआ और उसके बाद मुंबई को उन्होंने दहेज में दे दिया। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर अपने स्वदेश की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। आगे आप देखते हैं पुर्तगालियों की कुछ उपलब्धि हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस भारत में, प्रिंटिंग प्रेस भारत में पुर्तगालियों की देन है। आपसे पूछा जाए प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जो था सबसे छापा खाना, इसको कभी भी प्रिंटिंग प्रेस को आपको ध्यान रखना है, छापा खाना भी लिख के आता है। छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस भारत में पुर्तगालियों की देन। तो प्रिंटिंग प्रेस सब कौन लेकर आया था? पुर्तगाली। आप देखते हैं कि एक देखा गोथिक स्थापत्य कला, गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन भारत में पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा।
तो प्रिंटिंग प्रेस, गॉथिक स्थापत्य कला, ये दोनों काम देखा जाता है किसके द्वारा थे? पुर्तगालियों के द्वारा। आगे देखते हैं आलू, तंबाकू, आलू, तंबाकू, पपीता, ठीक है, ये सब क्या है? पुर्तगाली, पुर्तगाली भारत लेके आए हैं, भारत लेके आए। ये काम गलत किए। आलू पपीता तो अच्छी बात है, लेकिन तंबाकू मकू लेके आ गए, ये गलत किए। तो प्रिंटिंग प्रेस, गॉथिक स्थापत्य कला और तंबाकू, पपीता, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो देखा जाता है पुर्तगालियों की देन रही। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो देखा जाता है कि पुर्तगालियों की देन। चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। किसकी बात करते हैं? डच ईस्ट इंडिया। तो हमने यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन की बात करते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगाली भारत कब आए थे? 1498 में। दूसरी कंपनी की बात करते हैं हम लोग हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। जब हम लोग बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन पूछा जाता है तो आप बताएंगे 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आगमन, ठीक है, 1602। कब की बात करते हैं? 16। बहुत सीक्वेंस से पढ़ना है, सीधे सीधे सवाल। कंपनी, इसका नाम बेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी, वेरिंगदे ओस्ट कंपनी। क्या नाम है? बेरिंगदे ओस्ट कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम पूछा जाए तो वेरिंगदे ओस्ट कंपनी। क्या नाम है? वेरिंगदे ओस्ट कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था वेरिंगदे, जैसे पुर्तगाली कंपनी का नाम था एस्तादो दा इंडिया, उसी प्रकार इसका नाम था, आपको बताना है, वेरिंगदे ओस्ट कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य सूती वस्त्र, जैसे देखा जाता है कि पुर्तगाली कंपनी का मूल उद्देश्य मसालों का व्यापार था, इसी प्रकार सूती वस्त्र एवं मसालों, ईस्ट इंडिया कंपनी मूल सूती वस्त्र एवं मसालों का व्यापार, बहुत इंपॉर्टेंट। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री, सीधे सवाल पूछा जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो स्थापित प्रथम फैक्ट्री, तो आपको बताना होगा 1605 स्थापित प्रथम फैक्ट्री 1605। कब? 1605 मछलीपट्टनम। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री का नाम क्या था? कोचीन। क्या नाम था? कोचीन। और देखा जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री 1605 मछलीपट्टनम। और मछलीपट्टनम ध्यान रखना है, मछलीपट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट। मसूली जो पट्टनम है कोरोमंडल तट पर स्थित है। मछलीपट्टनम किस तट पर है? कोंकण तट या कोरोमंडल तट? ऐसे सवाल आए इसलिए बता रहा हूं, सुनिएगा, ऐसे सवाल आए हैं। मछलीपट्टनम किस तट पर है? कोरोमंडल तट ये बताइए, वेस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट में? कोरोमंडल तट वेस्टर्न घाट में है
तो आपको ध्यान रख, कोरोमंडल तट ईस्टर्न घाट, मतलब जो देखा जाता मछलीपट्टनम पूर्वी घाट, कौन सा, पूर्वी घाट के अंतर्गत, किसके अंतर, पूर्वी घाट। मछलीपट्टनम वर्तमान में कहां पड़ेगा, प्रेजेंट टाइम, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है। आगे देखते हैं कि फिर से एक बार देखते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बेरिंग दे ओस्ट कंपनी, क्या नाम रखा था, वहां एस्पाडो दे इंडिया थी, यहां बेरिंग दे ओस्ट कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य सूती वस्त्र एवं मसालों का व्यापार। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री 1605 मछलीपट्टनम, और मछलीपट्टनम कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहां है, आंध्र प्रदेश, कहां है, आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखना है, ये स्टैटिक जीके का सवाल बन जाता है। कोरोमंडल तट किस राज्य में पड़ता है, सॉरी, कोरोमंडल जो तट होता है क्लियर है, जो यहां पर थोड़ा सा डाउट है, सॉरी, मतलब कोरोमंडल तट जो है आंध्र प्रदेश से कन्याकुमारी तक है, ठीक है, तो हम इसको यहां पर नहीं बोल सकते ऐसे, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश से कन्याकुमारी, लेकिन मछलीपट्टनम कोरोमंडल तट के अंतर्गत है। राइट, क्वेश्चन नंबर 1, मछलीपट्टनम पूर्वी घाट के स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, कहां, आंध्र प्रदेश। अब क्लियर हो गया, ठीक। तो ये सवाल डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हम लोग जब बात करते, तो मछलीपट्टनम के बाद सूती वस्त्र मसालों के व्यापार पर उनका देखा जाता प्रभाव बढ़ रहा था। उसी समय देखा जाता है उन्होंने और कुछ फैक्ट्रियां अर्थात कोठियां स्थापित की, जैसे चिंसुरा, पीपली, कौन सी जगह थे, जैसे देखा जाता है चिंसुरा है, पीपली है और सूरत। तो डचों के द्वारा स्थापित अन्य कोठी, जैसे डचों के द्वारा अन्य कोठी स्थापित, जैसे आप देखते हैं कि सबसे पहले ध्यान रखना है कि सूरत, कौन सी बात है, ये जगह सूरत में लगाई एक कोठी। चिंसुरा, पीपली, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि सूरत और चिंसुरा, पीपली, सूरत, पीपली और चिंसुरा। तो सूरत, पीपली, एक मिनट, जैसे डचों के द्वारा स्थापित कोठी सूरत, पीपली कब 1627 और चिंसुरा कब, चिंसुरा 1653। डचों के द्वारा स्थापित अन्य कोठी, तो आपको सूरत है, पीपली है और चिंसुरा। तो सूरत जो है देखा गया है कि सूरत कब स्थापित हुई, तो आपको यह बताना होगा कि सूरत 1616, पीपली 1627, चिंसुरा 1653, डचों के द्वारा स्थापित अन्य कोठियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये और मछलीपट्टनम इनकी जो प्रथम कोठी थी जिसकी स्थापना इन्होंने की थी। 1759 में डचों को 17 पॉइंट नोट करना, 1759 में डचों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1659 ईस्वी में डचों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेदरा के युद्ध में पराजित कर दिया। सीधे सवाल पूछा है, 1759 में डचों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेदरा के युद्ध में पराजित कर दिया, और जिसके तहत देखा जाता है डच कंपनी
का अस्तित्व समाप्त हुआ। तो नोट पॉइंट है, बेदरा के युद्ध के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया। सवाल पूछा जाता है किस युद्ध के बाद, तो देखा जाता है बेदरा कौन सी जगह है, बेदरा। बेदरा के युद्ध के पश्चात, बेदरा के युद्ध के पश्चात, युद्ध के पश्चात, बेदरा के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्त, सॉरी डच कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया। बेदरा के युद्ध के बाद डच कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया, अस्तित्व समाप्त हो गया। अब देखो सीधे 1759 कब की बात करते हैं, 1759। 1759 में डचों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेदरा के युद्ध में पराजित कर दिया, ठीक है। और बेदरा के युद्ध के पश्चात डच कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो डच कंपनी की स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो गठन या भारत में 1602 ईस्वी में, और उसके बाद डचों के द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री पूछे जाए तो आपको मछलीपट्टनम किस तट पे है, कोरोमंडल तट पे है। और डचों के द्वारा स्थापित 3 और फैक्ट्रियां हैं, जैसे सूरत है 1616, पीपली है 1627, चिंसुरा है 1653। और डचों का अस्तित्व ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध होने के पश्चात देखा जाता है कि समाप्त हो जाता है, जिसे बेदरा का युद्ध कहते हैं 1759 में। क्लियर है। तो आज हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन में ईस्ट इंडिया देखा जाता है कि पुर्तगाली और उसके बाद डच, 2 कंपनियों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनिश और उसके बाद में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में उल्लेख करेंगे। तो आज यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हम लोगों ने यहाँ तक काम किया है। तो अगली बार फिर मिलते हैं अवध कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, मैं अजय सिंह, अगली क्लास में। ओके। बेटा इसको बंद